नमस्कार। अमीर कौन नहीं बनना चाहता, और स्टॉक मार्केट में तो हर कोई चाहता है कि वो आए और यहाँ से खूब सारा पैसा बनाए और वेल्थ क्रिएट करे। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो क्या सब में है, जो पेशेंस चाहिए वो क्या सब में है, और अगर नहीं है तो कैसे आप उसको सीख सकते हैं, और क्या आपको करना चाहिए मार्केट में जिससे आप पैसा बना पाएँ। यही हम कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ में जिसका नाम है मार्केट गुरु। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं समीर अरोरा, हीलियोस कैपिटल के ओनर हैं ये। और ऑफ कोर्स जो दर्शक काफ़ी टाइम से मार्केट्स को देख रहे हैं वो जानते हैं कि काफ़ी फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी रखते हैं समीर। इन्वेस्टर तो हैं ही काफ़ी अच्छे, लेकिन पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छे रखते हैं। समीर, थैंक यू सो मच। मेरी एक ये मैंने नई इनिंग स्टार्ट की है नेटवर्क में सीएनबीसी आवाज़ के साथ, और शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इसके लिए। नहीं, कांग्रेचुलेशन, आपका रोल इतना इम्पोर्टेंट बना, वेरी गुड। आपको मैंने कई सालों से आपने मेरे इंटरव्यूज लिए हैं और इस नए रोल में तो मैं बड़ा खुश हूँ आपकी के साथ यहाँ पर। तो समीर, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और काफ़ी इस समय जो मार्केट में हलचल हो रही है वो ग्लोबल मार्केट को देखकर ही हो रही है। आपने ऐसा पहले देखा है कि इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5 या 6% दूर हो और डाउ जोन्स अपने 52 वीक लोज के करीब हो, तो इसको कैसे समझें? तो मैं 27-28 साल से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो। मोस्टली हम हाई बीटा मार्केट गिने जाते थे। दैट मीन्स अगर यूएस मार्केट 10% गिरी है तो हम 15 गिरेंगे, और अगर वो 10 बढ़ी है तो शायद हम 12-15 बढ़ते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी मार्केट गिर रही है और हमारी मार्केट रुपीज में बेसिकली फ्लैट है फॉर द ईयर। तो इसका इससे ये साबित हुआ है कि इंडियन मार्केट में लोकल इन्वेस्टर्स पहली बार, मतलब लास्ट 4-5 सालों से शुरू हुआ है ये, लेकिन दे वर एबल टू डिसाइड ऑन देयर ओन कि वो इंडिया में क्या करना चाहते हैं, क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फॉरेनर को देख रहे हैं लेकिन हर वक्त उससे प्रिजनर नहीं बन गए उनके व्यूज के। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ओवर टाइम इंडियन मार्केट को जो फॉरेनर्स देखेंगे ओवर टाइम, या वर्ल्ड देखेगा, तो इट इज ऑलवेज गुड कि देयर आर टू फोर्सेस, टू व्यूज। एक फॉरेनर का व्यू, एक डोमेस्टिक का व्यू, एक फॉरेन के फ्लोज, एक डोमेस्टिक का फ्लोज। एंड इस बार इंडियन इन्वेस्टर्स ने बड़ी मेच्योरिटी के साथ ये हैंडल किया और पैनिक नहीं किया और डरे नहीं, और अब तक होल्ड करते रहे जब तक वो उल्टे फिर से ना हो जाए, विच मीन्स कि अगेन खरीदना ना शुरू कर दें, जो मुझे लगता है प्लस माइनस 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा फिर से उनकी बाइंग। फिर से उनकी बाइंग शुरू हो जाएगी 3-4 महीने में। तो आपको लग रहा है कि ये मार्केट जो है यहाँ से समीर काफ़ी हाइज बना सकता है, ऊपर जो पिछले ऑल टाइम हाइज थे 18,600 के करीब, उनको टेक आउट कर सकता है? मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर आप लास्ट 25 साल में इंडियन मार्केट को देखें तो करीब 14% रुपी रिटर्न रहा है, और अगर आप लास्ट 10-15 साल में भी रहे देखें तो बेसिकली 13-15% के बीच में मार्केट बढ़ती है। अगर उस मार्केट को आप कहें कि ये 30% बढ़ जाए किसी साल में, तो वो अगले साल फिर आपको लॉस करेगी या बिलो ट्रेंड करेगी। तो बिग पिक्चर में हमें अज्यूम करना चाहिए कि 13-15% मार्केट बढ़ेगी, नॉट ओनली क्योंकि पहले 15 मतलब पिछले 20-25 सालों में ऐसे बढ़ी है, बिकॉज उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं काफी चीजों से। नंबर 1 तो आप कर सकते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट 10 ईयर बॉन्ड का करीब 7.4% होता है, तो उसमें आप 5-6% जोड़ें, जो कि कहते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कि भाई इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड को कितना बीट करती है। ये वर्ल्ड वाइड नंबर है, हर मार्केट में 5 से 7% पर एनम के बीच में होता है, कि भाई 5% 7% उसी कंट्री के बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न। दूसरा, अगर आप नॉमिनल टर्म्स में इंडियन मार्केट को, जीडीपी ग्रोथ को देखें, वो भी 13-14% के करीब होती है। मतलब आप कह लो 7-1% जीडीपी ग्रोथ, 5-6% इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल टर्म में 13-14%, वो भी रिकंसाइल हो जाता है कि ब्रॉडली कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस रेंज में चलेगी। तो इसलिए ऐसे देखना चाहिए, अगर बहुत बढ़ेगी तो फिर उससे अगले साल नहीं बढ़ेगी, काइंड ऑफ थिंग इज हाउ आई लुक एट इट। बट 13-14% बनाना बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ना वो बॉन्ड में बनते हैं, ना वो प्रॉपर्टी में बनते हैं, ना गोल्ड में बनते हैं, और ना फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट में बनते हैं। सो लास्ट 25 ईयर्स में इंडिया ने खाली मतलब अच्छा ही नहीं किया, उन्होंने यूएस मार्केट से बेटर किया, चाइना से बेटर किया, एशिया से बेटर किया, जापान से बेटर किया। ब्रॉडली छोटी मोटी कोई 2-4 कंट्रीज ने अगर बेटर किया हो तो एग्जैक्टली उसका बॉदर नहीं करना, बट बिग कंट्रीज, बिग मार्केट्स में इंडिया डिड वेरी वेल, एंड अब वो कोई रीजन नहीं है कि फिर से उस टाइप के रेंज के रिटर्न ना हो।
जो आपसे लास्ट बार मैंने बात की थी तो उसमें आपने कहा था कि इंडियन मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि एनएससी के सामने फ़ोटो खिंचवाएं वॉरेन बफेट के सामने के साथ खिंचवाने के बजाय, क्योंकि इंडियन मार्केट ने वॉरेन बफेट को भी बीट किया है। ये 14% था करीब, वो डॉलर टर्म्स में बना 10.1% पर एनम, क्योंकि 4% के करीब हमारे करेंसी में जाते हैं। एंड वॉरेन बफेट का लास्ट 25 साल का रिटर्न है 8.9% पर एनम, और यूएस मार्केट का रिटर्न है 8% पर एनम। तो अगर आप एक और तरीके से देखें कि यूएस मार्केट भी 25 साल में 8% पर एनम इन डॉलर टर्म्स दे रही थी, विच मीन 12%। इसलिए 12% 14% को अनरीजनेबल नहीं गिनते, बिकॉज यूएस मार्केट इतने सालों के बाद भी 12-13% रिटर्न दिया है पर एनम फॉर दिस। ऑफ कोर्स इंडिया का बेटर था, इसलिए 13-15 के बीच में अगर आप एक्सपेक्ट करके चलें तो देन आपको ओवर टाइम डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड एनीवे बाकी ऑल्टरनेट से बेटर होगा, तो अगर और ज्यादा रिटर्न हो गया तो वो भी आपको मिलेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं सोच सकते, बट दिस इज अ गुड रिटर्न अगर कंपाउंड करते जाए तो फिर तो वॉरेन बफेट को भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए समीर, वो तो करते नहीं है। वॉरेन बफेट को बिल्कुल करना चाहिए। वो हर वक्त अपनी यूएस की बातें करते हैं, बट एक्चुअली उन्होंने बाहर ज्यादा जाने की कोशिश नहीं की है, जिससे उनका नुकसान हुआ है इफेक्टिवली मेरे हिसाब से। क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनी तो ले ही सकते थे ना, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोई कंज्यूमर, कोई टेक, ये चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है। और उनके स्केल के हिसाब से मे बी 10-20 बिलियन नहीं डाल सकते, लेकिन आपने 1-2 बिलियन डाले होते, वो भी 10-20 बिलियन हो गए होते। ठीक है। तो आपने बात की बड़े प्राइवेट बैंकों की और ये सब, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ जब भी ये स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई सेल कर देता है इन्हें। आज भी एचडीएफसी बैंक, कल भी एचडीएफसी बैंक ऊपर के लेवल पे किसी ने बेच दिया। ये हो क्या रहा है समीर? ये तो जी बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन अब ये है कि लास्ट 2-3 सालों से एचडीएफसी बैंक लीडर नहीं रहा। ऑल्दो उनके रिजल्ट्स अभी भी अच्छे आए हैं, अभी जो क्वार्टरली डिस्क्लोजर है वो भी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, करीब 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी, लोन ग्रोथ, विच इज जो मिड साइज बैंक से भी ज्यादा थी। तो अब वो टाइम की बात है, वो सडनली जब शुरू होगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली दे आर डूइंग वेल। उसमें यह है कि फॉरेन ओनरशिप हाई थी और हाई है। तो जैसे लास्ट अक्टूबर से जून तक करीब $30 बिलियन की सेलिंग हुई फॉरेनर्स की। उसमें कौन सी मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि करीब $10 बिलियन की फाइनेंशियल या बैंक्स में सेलिंग हुई, बिकॉज सबसे ज्यादा वो बैंक्स ही ओन करते हैं। और उसमें करीब 3.5 बिलियन की एचडीएफसी बैंक की सेलिंग हुई। सो वन रीजन इज कि फॉरेनर के पास वो स्टॉक काफी है, और सेकंड वो इंडेक्स में नहीं है फॉरेनर्स की। जैसे मेरे भी फॉरेन फंड का जो इंडेक्स है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, उसमें एचडीएफसी बैंक की वेटेज है 0। हमारी तो नंबर 1 होल्डिंग है वैसे। तो लेकिन उससे क्या होता है कि अगर वो इंडेक्स में नहीं हो और जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा क्लोजली इंडिया को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं इसको हटाओ क्योंकि ना तो इंडेक्स में है और मुझे पैसे चाहिए, या मुझे सेल करना है, या मुझे रिडीम करने हैं पैसे, तो प्रेशर रहता है। लेकिन एज लॉन्ग एज अंडरलाइंग कंपनी अच्छा कर रही हो, प्लस माइनस ऑफ फ्यू मंथ्स वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। इतने सालों से उन्होंने ऐसे रिटर्न दिए हैं जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं तो अभी उन्हें बहुत ट्रस्ट करता हूँ एचडीएफसी बैंक में। ओके ठीक है, एचडीएफसी बैंक में आपका ट्रस्ट अभी भी कायम है। आपने एफआई सेलिंग की बात की समीर, तो मैं एक चीज़ और देख रहा था कि लगातार अगर किसी एक सेक्टर में पिछले 12 महीने में सेलिंग हुई है एफआईएस की, तो वो आईटी में है। सिर्फ एक महीना जिसमें पॉजिटिव फ्लो था, बाकी सब नेगेटिव था। तो ये मतलब क्या हो रहा है अभी? और ये इसमें क्योंकि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू आया है कि अब वैल्यूएशन ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के बराबर पहुंच रहे हैं, 5 साल के एवरेज के करीब पहुंच रहे हैं। तो क्या जो पनिशमेंट मिलनी थी इनको, या जो एक्सेसेस थे इनके पोस्ट कोविड, वो बाहर हो चुके हैं? वो हो सकता है कि बाहर हो चुके, लेकिन हमने भी सेलिंग की है 12 महीनों में कहे तो, क्योंकि हमने थोड़ी जनवरी में की थी और फिर थोड़ी जुलाई और अगस्त में करी। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी मुझे ये नहीं लगता कि उनकी आउट परफॉर्मेंस सेट हो गई है, क्योंकि अगर आप एवरेज पे भी आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, मुझे लगता है कि प्री कोविड से 2-3 मतलब पी मतलब कि 15-10% से हायर भी हो, पर इतना एग्जैक्ट कुछ होता नहीं है क्योंकि हर वक्त फास्ट मूविंग चीजें हैं। लेकिन अभी अगर उनकी आगे के 1-2 साल की ग्रोथ हो जाए 6-8% डॉलर टर्म, तो उसमें इतना मजा नहीं आता जो 12-15% अर्निंग्स ग्रोथ में आता है। क्योंकि हमारी तो जीडीपी ग्रोथ 7-8% डॉलर टर्म में होती है, जिसमें कंज्यूमर सेक्टर एंड बैंक्स एंड ऑल ग्रो मोर देन दैट। तो उसमें 6-8-7% की ग्रोथ की इतना मजा नहीं है, इवन इफ कोई एवरेज पे आ गया हो। क्योंकि एवरेज पे आने का मतलब है कि फिर बिलो एवरेज कब होता है, नेगेटिव ग्रोथ तो कभी नहीं हुई कंपनीज की।
तो बिलो एवरेज भी तो एक साइकिल का पार्ट है। तो अभी हम भी एक्साइटेड नहीं है आईटी सेक्टर की तरफ इतना, क्योंकि आईटी सेक्टर में डू वेल, लेकिन वो मार्केट के साथ ही अच्छा करेगा। मैं मार्केट अच्छा करेगी तो वो भी अच्छा कर सकता है, बट मुझे आउट परफॉर्मेंस के भी इतने चांस नहीं लगते, क्योंकि जो सारे हम प्रॉब्लम्स आपने बोला कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, तो यूएस के साथ अगर आप कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, जान के आप आईटी लें जो यूएस मार्केट के कंपनीज और यूके की कंपनीज एंड यूरोपियन कंपनीज आर द कस्टमर्स, तो हम बिना बात पे उनसे ओवर कनेक्ट क्यों हो एट अ टाइम जब हमें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन यूएस और इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन यूरोप, फिर हम जान के उधर की चीजें क्यों ले एट एवरेज। इवन इफ दे आर एट एवरेज, आई थिंक दे आर स्टिल लिटिल हायर देन दैट। तो इस समय रिस्क रिवॉर्ड कहाँ फेवरेबल है समीर? अगर यहाँ से किसी को फ्रेश पैसा डालना है, आप फ्रेश पैसा कहाँ डाल रहे हैं इस समय? तो हम मोस्टली फाइनेंशियल्स में डालते हैं। हमने छोटे बैंक्स भी लिए हैं, तो हमारे पास खाली एचडीएफसी बैंक नहीं है, हमारे पास एचडीएफसी, आईसीआईसी और स्टेट बैंक तो नियरली सेम वेट के हैं, मतलब 7% टाइप ईच। और फिर हमने 2-2.5-3% के लिए हुए हैं इंडसइंड बैंक, और मोर रिसेंटली अबाउट 1.5-2 महीने पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो उसमें सबसे आसान मुझे लगता है कि बैंक्स में लेना, क्योंकि बैंक्स की जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई हैं, एनपीए प्रॉब्लम खत्म हो गई है, उन्होंने नए ऐसे लोन दिए नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर को जो कभी अटके, बिकॉज नॉर्मली ये कॉर्पोरेट साइकिल में प्रॉब्लम्स होती थी। और कंज्यूमर इज डूइंग वेल, एवरीबडी एग्रीज, एंड बेसिकली व्हेन अ फाइनेंशियल सेक्टर इज स्ट्रांग इन द सेंस कि वो पुराना बैगेज नहीं कैरी कर रहा एनपीएस का, तब नेक्स्ट 2-3 साल वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। प्लस अगर आप उनकी वैल्यूएशन देखें कंपेयर टू द लास्ट 5 ईयर 10 ईयर एवरेज, कोई री रेटिंग ज्यादा नहीं हुई है, खाली अर्निंग्स ग्रोथ ही मिली है आपको। सो अर्निंग्स ग्रोथ अगर स्टॉक प्राइस में कन्वर्ट हो, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू बाय। आपको हेजिटेशन उसमें होती है कि जी अर्निंग्स तो ग्रो ही है, लेकिन वैल्यूएशन भी बढ़ के 20-25-30% बढ़ गई है फ्रॉम व्हाट दे वर से 2 साल 3 साल 4 साल अगो। फाइनेंशियल में ऐसे नहीं लगता, तो इसलिए फाइनेंशियल इज मोस्ट कंफर्टिंग। चलिए, अब समझ में आ रहा है मुझे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पिछले कुछ दिनों में इतनी थोड़ी सी तेज़ी क्यों आ रही है। तो आपने कंज्यूमर की बात की, कंज्यूमर में एक ऑटोज़ को अगर मैं इसमें जोड़ लूँ तो पिछले साल समीर करीब 18 महीने पहले कंसेंसस सेल था, कोई टच नहीं करना चाहता था इसको। आज हर कोई ऑटो के पीछे भाग रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन क्या इतनी इम्प्रूवमेंट है या अभी ये थोड़ा सा ओवर क्राउडेड ट्रेड हो गया है यहाँ पर? जी, हमने तो ऑटो लिया नहीं और अभी भी नहीं ले रहे, बिकॉज हमें लगता है कि ऑटो का कंफ्यूजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो सेक्टर में टेक्नोलॉजी शिफ्ट इज टू बिग, कि आप अब आईसी इंजन से ईवी कार बनाए, और किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि किसकी ईवी कार विल बी वेरी सक्सेसफुल। अभी क्या होता है, कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो स्टॉक चलने शुरू हो जाते हैं। सेकंड बात है कि इन द लास्ट 6-8 मंथ्स पूरी आपके जो ऑर्डर थे गाड़ियों के वो कन्वर्ट नहीं हुए डिलीवरीज में, क्योंकि अभी भी सप्लाई चेन में इश्यूज थे, सेमीकंडक्टर में इश्यूज थे, अब वो खत्म हुए हैं। तो अब पता लगेगा आपको 3-4 महीने बाद कि अगर ये पेंट अप डिमांड थी कि एक्चुअल इंडिया की डिमांड चेंज हो गई है। अगर आप यूएस में ऑटो स्टॉक्स देखें तो एज सून एज पेंट अप डिमांड वाज ओवर, वो सारे स्टॉक्स अगर आप इस साल के देखो, जीएम और फोर्ड एंड ऑल दीज, नॉट टेस्ला बट ऑल दी अदर्स, आई थिंक 30-40% डाउन होंगे ईयर टू डेट। Of course, अब you can say that market is also down 25% year to date, लेकिन मार्केट से ज्यादा डाउन है। सो हमें ऑटो सेक्टर में मजा नहीं आया, क्योंकि ऑटो सेक्टर मुझे पेंट अप डिमांड का इशू लगता है कि आपने 2 साल डिलीवरी नहीं की, तो इसलिए हर कंपनी के अभी सेल्स अच्छी लग रही हैं, बट आगे जाके क्या होता है वी डोंट नो। कंज्यूमर में बड़ी चीजें हैं, हमारे होटल स्टॉक्स इतने चले हैं कि क्या ऑटो चले होंगे। वो लेमन ट्री को देखिए, हमारे इंडियन होटल को देखो, या हमारा वो कौन सा पेप्सी का अपना वरुण बेवरेजेस, वो सब चल गए हैं, तो कंज्यूमर चल रहा है। बट आई वुड रादर हैव व्हाट वी कॉल स्मॉल टिकट कंज्यूमर। स्मॉल टिकट कंज्यूमर का मतलब है जो अगर टोटल वर्ल्ड की ग्रोथ कम हो गई है, आईटी जॉब्स कम हो गई हैं, वीसी फंडिंग कम हो गई है, न्यू आईपीओस कम हो गए हैं, बट फिर भी जो आप डे टू डे में कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े 2 सालों से आप बंद थे, दिवाली पहली बार हुई है, या जनरली आप स्मॉल टिकट जाके करें, आप मैकडोनल्ड में खाना खाओ, पेप्सी खाओ, या आप छोटे मोटे फैशन के क्लोथ्स हो, ये हमारा मोस्टली कंज्यूमर में थ्रस्ट है इस बारी। समीर, एक और इशू जिसने ग्लोबल हेडलाइंस को डोमिनेट किया, और थोड़ा आप अगर इसको समझा सकें हमारे व्यूअर्स के लिए कि इससे कोई खतरा है कि नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट स्विस की।
जो यूरोपियन बैंक्स में, और यूरोप की इस समय एक बात हर कोई मान रहा है कि यूरोप की इस समय हालत काफ़ी ख़राब है, तो उसका कोई कंटेजन आ सकता है? क्योंकि कई लोग डर जाते हैं जब हेडलाइंस छपती हैं कि इज दिस द लीमन मोमेंट, तो थोड़ा डर वापस आ जाता है लीमन वाला। तो वैसा डरने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, उसके कोई डर की बात नहीं है। अगर आप एक्चुअली बैंक्स का वो देखें तो उनके बैंक्स के क्या कहते हैं रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, काफी हो गए हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक लर्निंग फ्रॉम 2008। सेकेंडली, इन सबके पास बॉन्ड्स होते हैं जिसको आप पहले हिट करोगे बिफोर की इक्विटी हिट हो। तो जैसे क्रेडिट स्विस की मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी सेल साइड की कि उनको करीब 80-90 बिलियन स्विस फ्रैंक का जब लॉस होगा तब जाके कंपनी को फर्क पड़ेगा ऑन अ डे टू डे। सेकंड थिंग इज, अब वर्ल्ड को समझ आ गई है, दैट मींस बैंक्स को, सेंट्रल बैंक्स को समझ आ गई है कि अगर आप जैसे सपोज, कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट अगर क्रेडिट स्विस या किसी को $10 बिलियन दीजिए वो बच जाएगा। अगर आप स्केल देखें आजकल, महत्व तो वैसे भी बच रहा है। मेरा कहने का मतलब है एट वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट ये चीजें कैन इजीली बी सेव, ताकि कंटेजियन ना हो। अगर आप स्केल देखें तो जर्मनी ने अभी अनाउंस किया, आई थिंक एक हफ्ता पहले, कि क्योंकि वहां पे एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है तो वो 200 बिलियन यूरोस का सब्सिडी इफेक्टिवली देंगे टू कंज्यूमर्स, ताकि उनका ये जो है गैस और कुकिंग का बिल, मतलब फ्यूल का, एनर्जी का बिल कंट्रोल में रहे। तो उस स्केल में बातें होती हैं। तो अगर किसी को 5-10 बिलियन चाहिए वो बचाने के लिए, अगर बचाने के लिए चाहिए, कोई कंटेजियन नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, जरूरत ही नहीं तो पड़ेगी। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि यूरोप में वीकनेस है, इकोनॉमी में वीकनेस है, बट ये जो बैंक्स हैं आजकल काफी सालों से इन्होंने अपनी लेवरेज कम कर दी है, इन्होंने अपने रिजर्व्स, लाइक इनके कोई 13-14% रिजर्व्स हैं जैसे। प्लस इफ यू लुक एट डॉइचे बैंक वगैरह, उनके उन्होंने जो बेसिक बिजनेस कर दिया वो है कि सेविंग्स डिपॉजिट कलेक्ट करो और नॉर्मल बैंक की तरह बिहेव करो, और बाकी चीजें हैं। लेकिन जब आप स्विस बैंक सेंट्रल इफेक्टिवली वहां का प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वहां का स्ट्रीट बैंक है, दैट मीन नॉर्मल ब्रांचेस होती हैं। उनका प्राइवेट बैंक, स्विट्जरलैंड के दो ही रियल मोटे प्राइवेट बैंक्स हैं, यूबीएस एंड क्रेडिट स्विस। इनमें से अगर किसी को इफेक्ट हो गया तो आपका कंट्री का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया, तो कुछ नहीं होगा मुझे लगता है इनसे, कोई ये कंटेजियन नहीं होगा। और ये कंसेंसस बनता जा रहा है अभी कि अगला जो 3 या 4 साल है वो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करिए इंडिया में। आप बिलीव करते हैं उस थ्योरी में? और कोई स्टॉक्स या कोई सेक्टर्स जो आपको अच्छे लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? सो मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया की स्टोरी आई थिंक है क्लियर, बिकॉज जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि एप्पल ने ऑलरेडी $1 बिलियन के, आई थिंक 2 महीने भी नहीं हुए, या कितना, 1 महीना हुआ है एप्पल 14 बनाने के लिए, i14 बनाने के लिए, आईफोन 14 $1 बिलियन के एक्सपोर्ट कर दिया है। सो इस समय वर्ल्ड में पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड चाइना +1, बिकॉज चाइना में अटक गए लोग इन द सेंस की, मतलब कंपनीज, बिकॉज उन्होंने कोविड पॉलिसी में 0 कोविड किया तो आपने फैक्ट्री बंद कर दी, तो आपकी वहां पे सप्लाई प्रॉब्लम हो गई। या सेकेंडली, आजकल मुझे लगता है कि यूएस कंपनीज या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को ये नहीं गिनता कि एक पुअर इमर्जिंग कंट्री है तो मैं हेल्प करता हूँ, उनको अपना कंपेटिटर गिनता है। एंड देयरफॉर इंडिया का पोजिशनिंग ये है कि इंडिया की अपनी मार्केट बड़ी है लोकल, तो आप उसके लिए आपने प्रोटेक्शन दी हुई है थ्रू मेक इन इंडिया एंड ऑल। और उसके बाद अब आपने पीएलआई स्कीम कर दी, और जनरली लोकल मार्केट के लिए तो प्रोडक्शन करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके 15-20% तो कस्टम्स ड्यूटी के ही बच जाएंगे। सो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो होएगी और हो रही है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं नजर आते, क्योंकि मेनी ऑफ दी स्टॉक्स आर दीज असेंबली कंपनीज, जिनके मार्जिन बड़े कम होते हैं। तो एक्चुअली इसको पहले ऐसे देखना चाहिए कि इंडिया के लिए अच्छा है, जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा है, जॉब्स एट लोअर लेवल के लिए अच्छा है, असेंबली जॉब्स, जॉब्स फॉर विमेन जो फिक्स टाइम में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं रादर देन की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये सब अनऑर्गेनाइज एक्टिविटीज कर रहे हैं। स्टॉक्स में हम तो डायरेक्टली कोई स्टॉक कह नहीं सकता मैं इस समय की मेरे पास है, ब्रॉडली स्पीकिंग, बट आई थिंक इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। ओके, अच्छा, ये जो आपने बात करी कि इंडियन मार्केट ने जो 14% का एक कंपाउंडेड रिटर्न दिया है रुपी टर्म्स में और 10.5% डॉलर टर्म्स में, 10.1, तो समीर आगे विजिबिलिटी है कि अगले 15 साल में भी ये रिटर्न्स ऐसे आएंगे? क्योंकि अभी एक बार बेस बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर सोचना पड़ता है। 15 साल पहले मार्केट बहुत छोटा था। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप यूएस मार्केट का 25 साल का रिटर्न देखें तो वो डॉलर टर्म्स में 8% पर एनम है, तो वो भी 12% है।
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बेस पे नहीं बनते। सेकंड है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट है, आप गूगल में देखें इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो हर कंट्री का उन्होंने ना 100 साल का डेटा निकाला हुआ है कि क्या क्या मार्केट का रिटर्न है ओवर से 10 ईयर पीरियड, एंड क्या उस कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न था। अब वो जो डिफरेंस है, जो इक्विटी मार्केट ज्यादा रिटर्न देती है, उसका रेंज आप देखो 5 to 7% होता है। सो इंडिया में वो 10 ईयर अभी 7 पॉइंट समथिंग है, 7.4 है, जो भी है, उसमें आप 6% ऐड कर दो, वो भी 13-14% बन जाता है। थर्डली, अगर आप जीडीपी ग्रोथ को देखें कि नॉमिनल टर्म्स में क्या जीडीपी ग्रोथ होगी, क्योंकि सब नॉमिनल बातें हो रही हैं, वो भी अगर आप सोचो कि 7-8% जीडीपी ग्रो होगी और 4-5% इन्फ्लेशन है, तो वो भी रुपी टर्म्स में हमारी जीडीपी 13-14% के करीब बढ़ती है। तो ये बड़े आसानी से हो सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस इज कि वो इवनली कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि हर साल आपको 14% मिलेंगे, एक साल आपको -20 मिलेंगे, अगले दिन +30 मिलेंगे, घूम फिर के इस रेंज में आप पहुंच जाओगे। ओके, तो समीर, लास्ट क्वेश्चन देन, थोड़ा क्विक आंसर। इस समय आपकी बड़ी कॉल क्या है मार्केट पर? मेरी बड़ी कॉल है कि जी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब दिसंबर तक यूएस मार्केट में जो गिरना होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर गिरना होगा तो गिरेगी, और नहीं गिरना होगा तो नहीं गिरेगी, लेकिन एंड हो जाएगा उनका ये अनसर्टेनिटी, बिकॉज अभी 2-3 जॉब रिपोर्ट्स हैं, 2 इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और जब वो गिरना बंद हो जाएगी तब इंडियन मार्केट के एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस शुरू होगी। अभी इस साल इंडिया में हम खुश हैं कि हमारे पैसे खोए नहीं है, या वी आर नॉट डाउन, बट इंडिया में पैसे बने नहीं है बिकॉज द मार्केट इज एक्चुअली डाउन मे बी 2-3%। लेकिन बाकी मार्केट्स को देखते हैं तो इंडिया की मार्केट हैज डन वेरी वेल, बट एब्सोल्यूट में पैसे नेक्स्ट ईयर बनेंगे जब यूएस मार्केट की अनसर्टेनिटी वुड हैव बीन टोटली इन द प्राइस। चलिए, इसी अच्छे नोट पर शो को ख़त्म करते हैं। समीर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बात की हमसे, और शुक्रिया आपका समीर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जी आनंद जी। मार्केट गुरु में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज़, और मुझे दीजिए इजाज़त।